फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 अगस्त के जो करंट इवेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनको यूपीएससी सिलेबस के साथ में लिंकअप करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो और हम मार्क्स ज़्यादा अचीव कर पाएँ। उससे पहले आई होप कि आप यूपीएससी सिलेबस अपना साथ में लेकर बैठते होंगे। अगर नहीं रखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूपीएससी सिलेबस को अपने पास रखें और जब भी कोई टॉपिक आता है तो आप उसको यूपीएससी के सिलेबस में खोजने की कोशिश करें ताकि आपको पता चल सके कि ये किस पेपर में और किस टॉपिक के साथ में लिंक हो रहा है। और साथ ही साथ इससे आपको यूपीएससी सिलेबस के सारे एस्पेक्ट्स भी पता चलेंगे, क्योंकि आप जब बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद होने लगेगी। चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो थार रेगिस्तान को लेकर हुई। जो जलवायु परिवर्तन है उससे रिलेटेड हम सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही सुनते हैं या उसके जो प्रभाव होते हैं उनकी नेगेटिव न्यूज़ को ही सुन पाते हैं या उसके नेगेटिव प्रभावों को भी ही हम देख पाते हैं। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो जब हम हमारे आंसर को फ्रेम करेंगे तो उसमें हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें लिखें, इसके साथ साथ हमें पॉजिटिव भी एस्पेक्ट रखना चाहिए ताकि हमारे आंसर में मार्किंग बेहतर हो सके हमारी। तो इसके लिए अभी एक अध्ययन आया है जिसमें कि जलवायु परिवर्तन के कारण थार रेगिस्तान जो है उसके हरा भरा होने की उम्मीद जताई गई है। जैसे इसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के थार रेगिस्तान में भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यह सदी के अंत तक हरा भरा क्षेत्र हो सकता है। इसमें फिर आगे बताया गया है कि तापमान बढ़ने के साथ ही दुनिया भर के कई रेगिस्तानों का और विस्तार होने का अनुमान है। मतलब दुनिया भर के जो रेगिस्तान है वहाँ पर तो उनका विस्तार होगा, लेकिन थार का जो रेगिस्तान है उसमें उल्टा होगा, वो हरा भरा क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक साथ जलवायु परिवर्तन के दो एस्पेक्ट है, कहीं पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है और कहीं पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इसी में आगे बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी के रेगिस्तानों के बढ़ने का दावा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सहारा रेगिस्तान का आकार 2050 तक सालाना 6000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ सकता है। ये एक डाटा है जिसका आप नेगेटिव पॉइंट्स जब लिखेंगे वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, और पहले वाला जो डाटा था थार रेगिस्तान से रिलेटेड उसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लिख सकते हैं। इसी में मेंशन ये जो अध्ययन है वो अर्थ फ्यूचर नामक जो पत्रिका आती है उसमें मेंशन किया हुआ है, उसमें आया है। तो जब आप आंसर में इसको कोट करें तो आप लिख सकते हैं कि अर्थ फ्यूचर पत्रिका के एक प्रकाशित एक अध्ययन में यह पता चला है, ताकि उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। इसमें एक और चीज़ है, एक और डाटा दिया हुआ है कि अध्ययन करके पाया गया कि वर्ष 1901 से 2015 के बीच भारत और पाकिस्तान के अर्धशुष्क उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में औसत वर्षा 10 से 50% तक बढ़ी है। उनका कहना है कि मध्यम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की हालत में भी इस वर्षा के 50 से 200% तक बढ़ने के आसार है। मगर मतलब कि अगर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन मध्यम लेवल पे भी जाता है, कम नहीं, कम से थोड़ा अगर अपर लेवल पे भी अगर होता है तो भी इस क्षेत्र में वर्षा के बढ़ने की उम्मीद है। तो ये जो था ये थार इस जलवायु परिवर्तन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है वो आप देख लेना। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके पेपर 3 से लिंक होगा। पेपर 3 में एक सेगमेंट है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण व क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो यहाँ पे आप इसको लिंकअप कर सकते हैं, और इसके साथ सेपरेटली जलवायु परिवर्तन पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। वो विश्व संदर्भ में हो सकता है, वो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो सकता है। तो जो जलवायु परिवर्तन है वो एक हिट टॉपिक रहा है, वहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करते जाना है और नए लेटेस्ट डाटा को अपने आंसर में लिखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो फ्लड वॉच ऐप से रिलेटेड है।
अभी जो बाढ़ वगैरह आ रही है हिमाचल प्रदेश पंजाब वगैरह के एरिया में, तो उसको देखते हुए अभी जो गवर्नमेंट है उसने एक फ्लड वॉच ऐप डेवलप किया है। इस ऐप के थ्रू रियल टाइम जो कंडीशन है आपदा की उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव डाटा है जिसका आप यूज़ पेपर 3 के आपदा और आपदा प्रबंधन में सरकार क्या प्रयास कर रही है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने फ्लड वॉच ऐप भी लॉन्च किया है। इसमें ये 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वास्तविक समय में बाढ़ से जुड़े डेटा को देगा और इसमें 7 दिनों तक का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। मतलब कि अगर फ्लड वॉच ऐप सही से वर्क करता है और आई होप सो ये करेगा ही, तो इससे आपदा प्रबंधन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। 7 दिन पे पूर्व अनुमान लगाएगा तो हम लोगों को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जो रिलेटेड जो तैयारियां होती है वो सब आसानी से की जा सकती है, जिससे कि जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सके। तो ये आप पेपर 3 के आपदा और आपदा प्रबंधन टॉपिक के साथ में इसको लिंक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विंध्यगिरि, जो अभी वो लॉन्च हुआ है युद्धपोत, उसके बारे में है। तो जो हमारी रक्षा क्षमता की बात आएगी तो वहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ कि आपको मेंस के आंसर में ये ध्यान रखना है कि इस ऐसे छोटे छोटे टॉपिक की डिटेलिंग नहीं करनी है कि विंध्यगिरि की क्या विशेषताएं हैं। आपको सिर्फ ये लिखना है कि अभी युद्धपोत लॉन्च किया है विंध्यगिरि। तो ये जो है ये पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, इसके साथ लिंक होगा। साथ ही देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, वहाँ पे भी आप लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे लिंक करेंगे। और फिर सुरक्षा व्यवस्था के साथ तो जुड़ेगा ही। तो जो पेपर 3 का टॉपिक है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जो रक्षा और रक्षा क्षेत्र से चुनौतियाँ, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है जो हमारी सिक्योरिटी या हमारे रक्षा क्षेत्र के प्रयासों और अभी हम क्या कर रहे हैं उसमें डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नवीकरणीय ऊर्जा और ओएनजीसी। अभी इस नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर ओएनजीसी ने अपना कुछ एस्पेक्ट दिया है। तो ये जो टॉपिक है ये पेपर 3 के ऊर्जा बुनियादी ढांचा के अंतर्गत जो ऊर्जा टॉपिक है उसके साथ जुड़ेगा। और साथ ही जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है वो किस तरीके से डेवलपमेंट में हमारी मदद कर रहे हैं उसके साथ भी ये लिंकअप होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अक्सर चुनौतियां पूछी जाती है, तो वहाँ पे हम उनके कुछ सकारात्मक एस्पेक्ट्स को भी बता सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप इस टॉपिक को, इस न्यूज़ को लिंक कर सकते हैं। इसने अभी जो बात कही है वो ये है कि कंपनी ने वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना लगाने की योजना बनाई है। इसमें उन्होंने निवेश करने की बात कही है। और इससे पहले 2 कंपनियां जो हैं एनटीपीसी और कोल इंडिया, ये दोनों भी नवीकरणीय ऊर्जा में अपना सहयोग दे रही हैं। तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा के साथ भी जुड़ेगा, ऊर्जा जो सिक्योरिटी है उसके साथ भी जुड़ेगा। और आपका जो ये पीएसयू से रिलेटेड जो चुनौतियाँ आती है उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी आप इस न्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक डाटा दिया हुआ है, जिस तरह से भारत सरकार ने उत्सर्जन घटाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, उसी दिशा में ये महारत्न कंपनियां आगे बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट के लक्ष्य से रिलेटेड डाटा है, इसका आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक डाटा है, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% की कटौती करने और देश को वर्ष 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, अलग अलग जगह पे यूज़ होगा ये जो डाटा है। एक और है इसमें कि एनटीपीसी जो पहले से नवीकरणीय ऊर्जा में वर्क कर रही है उसने क्या टारगेट रखा था, वर्ष 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 60,000 मेगावाट बिजली क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो इस तरीके से ये पेपर 3 के साथ में लिंकअप होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है महिलाओं से रिलेटेड है। अभी
जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक पुस्तक का विमोचन किया है, वो पुस्तिका निकाली है। उसमें उन्होंने बोला है कि पुरुषों के अधीन महिलाएं नहीं हैं और संविधान में इनको बराबरी का हक है। तो इस लाइन का यूज़ हम हमारे पेपर 2 का जो समानता का अधिकार टॉपिक है वहाँ पे यूज़ करेंगे। अनुच्छेद 15 में 15 सेपरेट अनुच्छेद 15 से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक का यूज़ कर सकते हैं या इस बात को लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स शीर्षक वाली जो पुस्तिका है उसमें उच्चतम न्यायालय की बुक है और उसमें ये बात कही गई है कि पुरुषों के अधीन महिलाएं नहीं हैं और संविधान में उनको बराबरी का हक है। तो इस तरीके से ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन हम इसको अगर उच्चतम न्यायालय के साथ में इस बुक का रेफरेंस देते हुए अगर यूज़ करते हैं तो इसका वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो टॉपिक है इसको आप पेपर 2 के साथ लिंकअप करेंगे। साथ में जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं से ही रिलेटेड टॉपिक है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी। इसमें ये जो टॉपिक है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, इसके अंदर बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं। उन डाटा का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ है। तो ये आप पेपर 2 में जहाँ पे अति संवेदनशील वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो टॉपिक है वहाँ लिंक करेंगे। स्वयं सहायता समूहों से रिलेटेड इसमें डाटा दिया हुआ है तो आपको वो डाटा स्वयं सहायता समूह के साथ यूज़ करना है। फिर जैसे इसमें एक डाटा दिया हुआ है, पिछले 9 साल में 7 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। तो स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आते रहे हैं। तो जब भी स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और तो ऑब्वियस सी बात है उसमें महिलाओं का जिक्र होगा, तो वहाँ पे आपको ये डेटा देना है। फिर नेक्स्ट है, इसी में डाटा दिया हुआ है भारत में डेयरी उद्योग प्रतिवर्ष 6% की दर से बढ़ रहा है। ये एक सेपरेट डाटा हो गया जिसको कि आप कृषि में लिख सकते हैं, पशुपालन में। इसी को लिंकअप करके दिया हुआ है, जबकि वैश्विक वृद्धि दर मात्र 2% है। देशी डेयरी उद्योग में 70% महिलाओं की भागीदारी है, 70% महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो ये जो डेटा है इसका आप यूज़ पेपर 3 में कृषि एस्पेक्ट के अंदर पशुपालन के साथ में कर सकते हैं। पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र एक पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसके साथ में ये टॉपिक लिंकअप होगा। फिर इसमें आगे दिया हुआ है कि आज भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 43% है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब महिलाओं के बारे में पूछा जाता है वहाँ पे आपको ये यूज़ करना। और एक और बात है कि ऐसे के जो टॉपिक होते हैं उसमें एक टॉपिक हमेशा से महिलाओं के बारे में रहता है और पेपर 3 में हमेशा से एक टॉपिक महिलाओं के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब आंकड़े जो महिलाओं से रिलेटेड है वो आपके लिए वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही इसमें महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे PM उज्ज्वला योजना दी हुई है, जनधन योजना। उसके बाद में और डाटा दिया हुआ है जैसे कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। तो ये आप स्थानीय निकाय में महिलाओं से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ लिंकअप कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है, इसके तहत 80% लाभार्थी महिलाएं हैं। तो स्टैंड अप योजना के बारे में आता है, महिलाओं के कार्यबल के बारे में आता है, सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, इन सब टॉपिक में ये डाटा आपको यूज़ करने हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% महिलाओं को ऋण दिया गया है। तो ये कुछ डेटा हैं जिनको आप महिलाओं के टॉपिक के साथ लिंक कर सकते हैं। और महिलाओं से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमेशा से पूछा जाता है, हर साल 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन महिलाओं से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो ये पारंपरिक चिकित्सा है उसके बारे में बात कही गई थी। तो जो पारंपरिक चिकित्सा है वो आपके पेपर 3 के साथ में लिंकअप होगा। इसमें एक स्वास्थ्य का जो एस्पेक्ट है, स्वास्थ्य संबंधी विकास एवं प्रबंधन, उस टॉपिक के साथ में ये लिंक होगा। और साथ ही विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जो एक टॉपिक है, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, इस टॉपिक के साथ में ये वाला टॉपिक लिंकअप होगा। इसमें क्या बात कही गई है
कि एक तो पारंपरिक चिकित्सा अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, इसके ऊपर ऐसे भी पूछा जा सकता है और सेपरेट एक क्वेश्चन फ्रेम भी कर सकते हैं। तो आपको पारंपरिक चिकित्सा कौन कौन सी होती है, क्या चुनौतियां हैं, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट अभी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं, और उसके अलावा क्या सुझाव हो सकते हैं जिससे कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। तो और एक और ये है कि जो हमारी जो इंडिया की जो प्रौद्योगिकी है या जो इंडियन टैलेंट है, बेसिक जो हमारा लोकल टैलेंट है, उसको उभारने की कोशिश है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक और इसमें एक स्टेटमेंट है जिसका आप यूज़ बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को अपनाकर हम सामूहिक रूप से एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लोकाचार को बढ़ावा देते हुए स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसका आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्राचीन ज्ञान वाले क्षेत्र में, विज्ञान जो है उसका देशज जो प्रयोग है उसके साथ में, तो आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी 17 अगस्त की सारी इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स और उनको हम कैसे यूज़ कर सकेंगे हमारे आंसर्स में, उसको हमने देखा है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको यूज़फुल लगा होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में 18 अगस्त के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।